नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं। पहले एक देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मोहन यादव की तारीफ की, तो अब शिवराज सिंह चौहान ने भी मोहन यादव की तारीफ की है। पिछले दिनों ग्वालियर में आयोजित एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने मोहन यादव के कामकाज की प्रशंसा की और उन्हें शिवराज से ज्यादा ऊर्जावान बताया। तो अब शिवराज सिंह चौहान ने भी ये मान लिया है कि मोहन यादव उनसे ज्यादा ऊर्जावान है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से मोहन यादव की तारीफ की है और एक तरीके से उन्हें खुद से बेहतर बताया है, वो काफ़ी चौंकाने वाला है। माना जा रहा है कि जब खुद गृह मंत्री अमित शाह ने शिवराज सिंह चौहान का नाम लेकर मोहन यादव की तारीफ कर दी थी, तो शिवराज के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और उन्हें सीएम के कामकाज की तारीफ करनी ही थी। तो सवाल ये है कि क्या एमपी छोड़कर कहीं ना जाने का वादा करने वाले शिवराज सिंह चौहान अब ये मान चुके हैं कि उनको हमेशा के लिए केंद्र की सियासत में ही रहना होगा, क्योंकि अब राज्य में उनके जैसे वरिष्ठ नेताओं के लिए कोई जगह नहीं बची है। आज इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट जी। एमपी राउंड अप में चैतन्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल ये है कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से मोहन यादव की तारीफ की है और उन्हें खुद से ज़्यादा ऊर्जावान बताया है, तो क्या ये जो तारीफ है वो दबाव में की गई तारीफ है या फिर शिवराज सिंह चौहान ने मान लिया है कि मोहन यादव उनसे ज़्यादा ऊर्जावान है? आशुतोष जी, भारतीय जनता पार्टी में हाई कमान जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। और हाई कमान में कौन लोग हैं? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। अमित शाह जी ने अगर मध्य प्रदेश में आके मोहन यादव की तारीफ की है और उनको शिवराज सिंह चौहान से भी ज्यादा ऊर्जावान बताया है, तो जाहिर सी बात है कि शिवराज सिंह चौहान को भी ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर मोहन यादव की हम किसी प्रकार की कोई आलोचना करते तो वो हमारे लिए घातक होगी। और शिवराज सिंह चौहान एक बहुत सधे हुए राजनेता हैं, बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, कई बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश में। तो उनको ये समझ में आ गई ये बात कि मोहन यादव पर जो हाई कमान का है वो वरदहस्त है और ऐसी स्थिति में उनकी तारीफ करना उनकी मजबूरी है। हो सकता है यह दबाव भी हो कि चूंकि अब अमित शाह जी ने उनसे ज्यादा ऊर्जावान मोहन यादव को बता दिया है, तो उनको भी ये बात स्वीकार करना पड़ेगी कि डॉक्टर मोहन यादव उनसे ज्यादा ऊर्जावान है। अब वास्तव में ऊर्जावान है या नहीं, ये तो शिवराज सिंह चौहान जानते होंगे या डॉक्टर मोहन यादव जानते होंगे। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व ने ये बात मोहन यादव के पक्ष में कही है, तो तमाम लीडर जो हैं वो इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि मोहन यादव वास्तव में बहुत ऊर्जावान मुख्यमंत्री हैं। और कई मानों में हमें दिख भी रहा है कि डॉक्टर मोहन यादव ने जो कुछ भी अभी 2 वर्षों में किया है, उससे एक आशा जगी है कि प्रदेश में उद्योगों की स्थापना जरूर होगी। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रीजनल समिट की हैं, विदेशों में जाके निवेशों को आमंत्रित किया है, अलग अलग जगह में निवेशकों को आमंत्रित करके उनसे इस बात की जानकारी ली है कि किस तरह के उद्योग लगाए जा सकते हैं। कई लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव भी मिले हैं। अब उसमें क्या अमली जामा पहनता है ये तो भविष्य की बात है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जिस तरह का काम किया है उससे ये लगने लगा है कि जो हाई कमान है भारतीय जनता पार्टी का वो उनके कामों से प्रसन्न है। नहीं तो मेरा ये सवाल है कि जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने तारीफ की है मोहन यादव की, तो ये शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों के लिए एक बड़ा झटका भी हो सकता है, जो बार बार ये मांग कर रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान को राज्य में फिर वापस आना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का विद्रोह करना मुझे तो नहीं लगता कि संभव है। हाँ, दबी जबान में जरूर इस तरह की सूचनाएं हाईकमान तक पहुंचाई जा रही होंगी कि शिवराज सिंह को पुनः मध्य प्रदेश में भिजवाया जाए, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा गया था और जो लाडली बहना योजना थी वो उन्हीं की देन है और जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को बम्पर मेजॉरिटी भी मिली। तो ये उनके जो समर्थक, ये 4 साल जो 4 बार का जो मुख्यमंत्री रहा उसके समर्थकों की संख्या कम नहीं है। और फिर दूसरी बात ये है कि मोहन यादव एक जूनियर है, दूसरे वरिष्ठ नेताओं की तुलना में वो जूनियर है। तो ये असंतोष कहीं ना कहीं रहता है, तो उससे ये लगता है कि दबी जबान में ये बात कानाफूसी में रही होगी कि भाई शिवराज सिंह चौहान को पुनः यहाँ पे लाया जाए
और उससे मध्य प्रदेश और बेहतर बन सकता है। लेकिन इस तरह की कोई विद्रोह की भावना या वहां ले जाके कोई प्रदर्शन आंदोलन या ये बात वहां तक पहुंचाई जा रही है, ये मुझे लगता नहीं। क्योंकि जो एक बार निर्णय ले लिया गया है भारतीय जनता पार्टी के शीर्षक नेतृत्व, आप देखिए कि सबसे बड़ा उदाहरण तो ये है कि गुजरात में पूरे मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लिया और किसी ने उफ तक नहीं की, हम्म। और नए लोगों को उन्होंने मंत्री बना दिया जो पहली बार के जीते हुए। तो आप ये मान के चलिए कि वहां पर अनुशासन का जबरदस्त डंडा है। और फिर इतनी बड़ी संख्या हो गई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की कि हाईकमान को किसी एक नेता की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो उनके समर्थक रहे होंगे उन्होंने भी इस बात को स्वीकार कर लिया होगा कि जब उनके नेता ने ही इस बात को स्वीकार कर लिया कि डॉक्टर मोहन यादव मुझसे ज्यादा ऊर्जावान है, तो फिर उनके समर्थकों में तो ये बात आई गई होगी कि जब हमारा नेता इस बात को स्वीकार कर रहा है तो हमको भी ये बात स्वीकार करना पड़ेगी। आपने ना लाडली बहना योजना की बात कही। रायसेन में 2 दिन पहले एक कार्यक्रम था, शिवराज सिंह चौहान वहाँ पे थे। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना तो है, लेकिन जो युवा हैं वो मांग करते हैं कि लाडला भांजा योजना लेके आया जाए। और इसको लेकर के शिवराज ने कहा कि वो दोनों सरकारों से बात करेंगे। तो क्या आपको लगता है कि ये लाडला भांजा योजना जमीन पे आ सकता है? और अगर नहीं आ सकता है तो फिर शिवराज सिंह चौहान ने ये क्यों कहा? देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने एक शिगुफा छोड़ा है। ये बात वो भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि लाडली बहना के ही चक्कर में पूरा बंटाढार हो रहा है बजट का, और इस बात का इशारा कैलाश विजयवर्गीय भी कर चुके हैं कि जो कमिटमेंट होते हैं राजनीतिक, उसके कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। अभी आप लाडली बहना को पैसा देने में आपको कर्ज पे कर्ज लेना पड़ रहा है। अगर आप लाडली भांजा योजना शुरू कर देंगे तो कितना आपको कर्ज लेना पड़ेगा। लाडला भांजा योजना। हाँ, लाडला भांजा योजना जो है, तो उससे कितना सरकार पे दबाव बनेगा। अभी एक खबर आई है आज ही के दैनिक भास्कर में कि 80% जो राशि है प्रदेश सरकार के बजट की, वो वेतन भत्तों और ये इस तरह की मुफ्त की योजनाओं में खर्च हो रहा है। इसका मतलब है कि 20% राशि से ही डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। तो जब डेवलपमेंट के काम नहीं होंगे तो आप ये मान के चलिए कि प्रदेश ठप हो जाएगा। इससे बेहतर तो ये होता कि आप वो जो पैसा दे रहे हो वो अगर डेवलपमेंट के काम में लगाते तो वो निश्चित तौर पे उससे रोजगार पैदा होता, रोजगार सृजन होता। अब अगर कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है आपके पास तो कैसे आप रोजगार दोगे? अगर आप प्रोजेक्ट बनाओगे, उस पर पैसा खर्च करोगे तो वो ज्यादा बेहतर होगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और ये जो मुफ्त की जो रोटी, जो मुफ्त का पैसा जो बांट रहे हैं उसमें भी कमी आएगी। क्योंकि देखिए, किसी भी राज्य की एक जो स्थिति होती है वो उसमें जो एक टैक्स होता है वो एक सीमित दायरे में होता है। दूसरी बात यह है कि जीएसटी का पैसा बहुत से प्रदेशों को नहीं मिल पाया है। तीसरी बात यह है कि जो शराब से इनकम होती थी, अभी देखिए अहाता बंद है। अहाता बंद होने से सड़कों पे लोग शराब पी रहे हैं। अगर बेहतर हो ये होता कि अहाता शुरू कर दिए जाते, उनकी एक फीस तय कर दी जाती, तो लोग वहां अहाते में बैठ के शराब पीते और सड़कों पे नहीं पीते, और दूसरा उससे राजस्व भी मिलता। लेकिन चूंकि उमा भारती का दबाव था शराबबंदी शराबबंदी, तो उन्होंने कहा शराबबंदी तो हो नहीं सकती है, इससे बेहतर है कि हाथे बंद कर दे। तो ये जो चीजें हैं, लाडली बहना हो या लाडला भांजा हो या महतारी हो, ये सब योजनाएं ये है जो प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति को खोखली कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा फायदा होने वाला है। ये ठीक है कि अब चुनाव में, राजनीति में इस तरह की जो परिपाटी चल रही है कि पैसा बांटो और वोट ले लो, लेकिन ये किसी भी प्रदेश के लिए बहुत घातक है। और आप देखिए कि 20% में कैसे डेवलपमेंट हो जी। जब 80%। अभी तो आप देखिए कि 8वां वेतन आयोग लगने वाला है। जी। मोहन यादव पे ही आते हैं। जो तारीफ हुई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से मोहन यादव की तारीफ करी है, केंद्र सरकार अमित शाह ने जिस तरह से तारीफ की, तो क्या आपको ये नहीं लग रहा है कि जो भी नाराज नेता थे, जो मंत्री थे वरिष्ठ, कहा जा रहा था कि उन्होंने शिकायत की है, तो ये जो विरोधी थे उनके, वो चारों खाने चित हो गए? देखिए, विरोधियों की जहां विरोधी नहीं है, वो विरोधी नहीं कह सकते हम उनको। उनको ये लगता है कि हमसे जूनियर व्यक्ति हमसे ऊंचे पद पर बैठा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री कहना पड़ रहा है, मुख्यमंत्री बीच में बैठे हैं, उनके चारों तरफ जो वरिष्ठ मंत्री हैं वो बैठते हैं, और उससे कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि यार हमसे जूनियर व्यक्ति, जिसको मतलब राजनीति में जिसको आए बहुत कम समय हुआ है, वो अगर हमसे ऊपर बैठ गया तो एक एक कहीं ना कहीं स्वाभाविक सी बात होती है, वो हर व्यक्ति के मन में हो सकती है। और फिर राजनीति में तो महत्वाकांक्षा बहुत मायने रखती है।
तो शिकायतें तो मुझे लगता नहीं कि शिकायतें की गई हो, किसी ने जाके व्यक्तिगत तौर पे ये कहा होगा कि नहीं साहब मोहन यादव के साथ मैं काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनसे मेरे से वो जूनियर है। इतनी हिम्मत तो किसी भारतीय जनता पार्टी की नेता में है नहीं। हाँ, कानाफूसी में ये बात जरूर पहुंचाई गई होगी या किसी तरह से इशारे से वो बात पहुंचाई गई होगी कि जो सीनियर वकील, जो सीनियर नेता हैं या सीनियर मंत्री हैं, वो मोहन यादव की कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। लेकिन डॉक्टर मोहन यादव ने बाकायदा सामंजस्य बना के काम किया है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कोई बात वहां पहुंची हो। लेकिन अगर पहुंची भी होगी तो अब ये आप मान के चलिए कि वो अध्याय अब उसका पटाक्षेप हो गया, क्योंकि अगर अमित शाह ये कह गए हैं मध्य प्रदेश में, और ये कहीं ना कहीं सीधा सीधा संदेश भी हो सकता है उन नेताओं के लिए जो इस तरह की कानाफूसी कर रहे हो कि डॉक्टर मोहन यादव के अधीनस्थ हम काम नहीं कर सकते, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे एक संदेश उन लोगों को दे दिया। और भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत है कि जिस तरह का वो संदेश देते हैं उससे तमाम लोगों को ये बात समझ में आती है कि जो हाईकमान चाह रहा है उसके अगर हम इधर उधर हुए तो हमारा क्या हश्र होगा, ये सबको मालूम है। तो इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि उनको वो चारों खाने चित्त तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि अब वो जो सुगबुगाहट थी कि शायद हो सकता है नेतृत्व परिवर्तन हो जाए या डॉक्टर मोहन यादव को हटा दिया जाए या किसी और वरिष्ठ नेता को इसकी बागडोर सौंप दी जाए, वो सारी चीजें अब खत्म हो गई। क्योंकि अगर अमित शाह जी ने ये कह दिया कि बहुत अच्छा काम हो रहा है मध्य प्रदेश में और बहुत ऊर्जावान मुख्यमंत्री मिला है जो शिवराज सिंह से भी ज्यादा ऊर्जावान है, तो इसका मतलब साफ है कि अब आप इस तरह की कोई बात भी ना तो कानाफूसी में करें ना वहां चर्चा करें, और जैसा भी चल रहा है उसको वैसा ही चलने दिया जाए। अंतिम सवाल है कि आज 2025 का आखिरी दिन है और मोहन यादव का के कार्यकाल का 2 साल भी इसी महीने पूरा हुआ। तो जो 2026 है इसमें मोहन यादव के सामने क्या क्या चुनौतियां होंगी? देखिए, किसी भी प्रदेश में बहुत सी आपके सामने चुनौतियां होती हैं, मुख्यमंत्री के सामने भी बहुत सी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि आपके पास आर्थिक स्थिति के क्या वो है, किस तरह से आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हो, स्रोत क्या क्या हैं, वहां से कहाँ से आप पैसा ला सकते हो। क्योंकि जिस तरह से पैसा लुटाया जा रहा है मुफ्त की योजनाओं में, उससे जो बजट की स्थिति है वो बहुत खराब हो गई। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप पैसा कहाँ से लाओ। दूसरी चुनौती ये है कि हजारों लाखों पद खाली पड़े हैं, उनको भरना होगा, लेकिन उनको अगर भरना है तो फिर उनके वेतन भत्तों की बात करना पड़ेगी। तीसरी चुनौती ये है कि जो अफसरशाही है उस पे आपको रोक लगाना पड़ेगी, उस पे अंकुश लगाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी और बड़ी चुनौती ये है कि जिन उद्योगों को लाने के लिए आपने निवेशकों से प्रस्ताव मांगे थे और उन्होंने प्रस्ताव भी दिए थे, उनको कितनी जल्दी आप अमली जामा पहना सकते हो, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती। क्योंकि अगर वो उद्योगपति अपना उद्योग स्थापित करते हैं और उसकी दिशा में अमली जामा पहनाने की दिशा में शुरू कर देते हैं काम, तो ये प्रदेश के भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम होगा। लेकिन यही एक सबसे बड़ी चुनौती होगी कि उनको किस तरह से शुरुआत की जाए, क्योंकि अभी तो नहीं लगता कि कोई भी उद्योग शुरू हुआ हो या कोई उद्योग ने शुरुआत करने की कोशिश की होगी। अभी सारी चीज जो है वो फाइलों में है, प्रस्ताव है, उनमें अमली जामा कब पहनाया जाएगा, उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास मोहन यादव को करना पड़ेगा। और अगर वो इसमें सफल हो जाते तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के सबसे सफलतम मुख्यमंत्री की उनका नाम निश्चित तौर पे आएगा। लेकिन ये बात भी सही है कि चुनौतियां बहुत हैं, जैसे कानून व्यवस्था की स्थिति, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि कानून व्यवस्था स्थिति कैसे सुधरे, क्योंकि गृह विभाग उनके पास है और कहीं ना कहीं सीधा अगर कोई बड़ी घटनाएं होती हैं तो उन पे उसका असर पड़ता है कि भाई मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली, जिस तरह की घटनाएं हुई पुलिस को लज्जित करने के लिए हुई, उस पर भी रोक लगाने की आवश्यकता है। तो ये तमाम 5-7 चुनौतियां जो है वो सामने हैं, मध्य जी प्रदेश सरकार के सामने और मुख्यमंत्री के सामने। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं कि इन चुनौतियों का भी वो मुकाबला कर लेंगे, क्योंकि अभी 3 वर्ष का समय उनके पास है और अभी 2 वर्ष में जो उन्होंने किया उसका जो प्रतिफल है वो अगले 3 वर्षों में आपको दिखाई दे सकता है। मोहन यादव के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन एक चुनौती तो अमित शाह ने ख़त्म कर दी है। वो थी जो सियासी प्रतिद्वंदिता थी पार्टी के भीतर, वो चुनौती ख़त्म हो गई है। बाकी जो चुनौतियां हैं उनसे पार पाना अब मोहन यादव के ऊपर है कि वो कैसे पार पाते हैं। एमपी राउंडअप में आज बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैतन्य जी। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।